हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का जो पार्ट 3 है, लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और वो चैप्टर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इनका लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो इस पार्ट से पढ़ने से पहले हमने जो 2 अध्याय किए थे उनमें हमने एक था सत्ता की साझेदारी। हमने देखा था कि समाज में जो विविधताएं होती हैं उनको साथ लेकर चलने के लिए हम किस तरह से सत्ता की साझेदारी करते हैं। यानी कि पहले अध्याय में हमने सत्ता के क्षैतिज वितरण के बारे में जाना था। वहीं हमने जब दूसरा अध्याय पढ़ा था, दैट इज संघवाद, फेडरलिज्म, तो उसमें हमने सत्ता के एक और बंटवारे की बात की थी, वो था सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। यानी ये कहें कि हमने जो पिछले अध्याय में पढ़ा था वो क्षेत्रीय और भाषाई आधार पर जो विभाजन था उसको देखा था। लोगों में क्षेत्रीय और भाषा के आधार पर जो विभाजन था, क्या लोगों में सिर्फ क्षेत्रीय और भाषा के आधार पर ही विभाजन होता है? क्या लोगों में क्षेत्रीय और भाषा के आधार पर ही अंतर होता है? लोगों में कुछ और भी अंतर होते हैं। जैसे लोगों का जन्म कहाँ पर हुआ, किस समुदाय से हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस जाति से हैं, किस कबीले से हैं, किस पंथ के उनके विचार हैं, इस आधार पर भी लोगों में अंतर होता है। तो इस अध्याय में हम इसी सामाजिक भेदभाव को, सामाजिक अंतर के बारे में जानेंगे कि लोगों में क्षेत्रीय और भाषा के अतिरिक्त और कौन कौन से विभेद होते हैं, अंतर होते हैं, और उन सभी अंतरों में, विविधता में लोकतंत्र किस तरह से सामंजस्य बैठाता है कि जितने भी लोग एक समाज में रहते हैं उन सभी को साथ लेकर चला जाए। तो हम इस पार्ट में जितनी भी विविधताएं हैं उन विविधताओं को लोकतंत्र किस तरह से साथ लेकर चल सकता है, किस तरह से उस सारी विविधता में सामंजस्य बिठा सकता है और उस समाज में रहने वाले सभी लोगों को एक साथ लेकर चल सकता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो पाठ की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है मैक्सिको ओलंपिक से। मैक्सिको ओलंपिक हुए थे मैक्सिको सिटी में और हुए थे 1968 में। 1968 में जो मैक्सिको में ओलंपिक हुए थे उनमें 200 मीटर की दौड़ जो थी वो दौड़ पूरी हुई और पूरी होने के बाद जो पदक सेरेमनी जो होती है उसका समारोह चल रहा था, यानी पदक वितरण समारोह चल रहा था, जिसमें 200 मीटर की दौड़ में जो विजेता थे उसमें से एक थे टॉमी स्मिथ और दूसरे थे जॉन कॉर्लिस और थे पीटर नॉर्मन्स। 200 मीटर की जो दौड़ हुई थी उस दौड़ में जो पदक विजेता थे उसमें से पहले थे टॉमी स्मिथ, दूसरे थे जॉन कॉर्लिस और तीसरे थे पीटर नॉर्मन्स। तो जैसा कि ओलंपिक खेलों में पदक समारोह में 3 तरह के मेडल्स दिए जाते हैं, एक स्वर्ण पदक दिया जाता है और एक रजत पदक दिया जाता है और एक कांस्य पदक दिया जाता है। तो टॉमी स्मिथ जो थे उन्होंने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता था और वहीं जॉन कॉर्लिस जो थे उन्होंने कांस्य पदक जीता था और जो पीटर नॉर्मन थे उन्होंने रजत पदक जीता था। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने 200 मीटर की दौड़ में पदक जीता था। तो जब ये पदक समारोह में पदक लेने गए तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रीय गान बज रहा था। तो टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस ये अमेरिका के रहने वाले थे और एफ्रो अमेरिकी थे। एफ्रो अमेरिकी का मतलब ये मूलतः इनके जो माँ बाप रहे होंगे वो अफ्रीका के निवासी थे, यानी कि 17 से 19वीं सदी के बीच में अफ्रीका से बहुत सारे लोगों को कार्य कराने के लिए अमेरिका ले जाया गया था और वो लोग अब वहीं के होकर रह गए और उनकी जो ये संतानें हैं उनको
एफ्रो अमेरिकी कहा जाता है। तो ये दोनों एफ्रो अमेरिकी थे और पीटर नॉर्मन जो थे वो ऑस्ट्रेलियन थे। तो इन्होंने यहां पर कुछ ऐसा किया जिससे कि पूरी दुनिया का ध्यान इनकी तरफ आए, यानी कि टॉमी स्मिथ, जॉन कॉर्लिस और पीटर नॉर्मन ने जब पदक समारोह सेरेमनी चल रही थी तो उस समय उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए कि दुनिया का ध्यान इनकी तरफ आए। तो ये जब पदक लेने गए तो इन्होंने मोचे ही खाली पहने हुए थे और मोचे पहनकर ये पदक लेने गए हुए थे और हाथ में काला जो ग्लव्स होता है वो पहन के मुट्ठी को बंद करके ऊपर की तरफ ये और सर झुका के खड़े हुए, यानी कि बंद मुट्ठी काला दस्ताना पहनकर। ये जो होता है ये प्रतीक होता है अश्वेत का, अश्वेत शक्ति का प्रतीक होता है, यानी कि एफ्रो अमेरिकी जो थे वो अश्वेत थे। अश्वेत थे तो वो इस तरह से बंद मुट्ठी करके दर्शा रहे थे कि ये एफ्रो अमेरिकी जो अश्वेत हैं उनकी ये ताकत है। वहीं हम बात करें तो जो टॉमी स्मिथ थे उन्होंने अपने गले में एक काला मफलर जैसा जो एक कपड़ा परिधान था वो पहना हुआ था, जो अश्वेत के आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। यानी जो काला मफलर, काले कलर का जो कपड़ा जो होता है वो अश्वेत लोगों के आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। वहीं देखें हम जॉन कॉर्लिस जो थे वो काले मनकों की एक माला पहने हुए थे जो मृतक अश्वेतों की स्मृति में थी, यानी कि अश्वेत लोग जो आंदोलन की लड़ाई करते करते जो अपने आप को कुर्बान कर दिए उनकी याद में जो माला थी वो माला अश्वेत जो लोग थे जिन्होंने आंदोलन के समय मर गए उनकी स्मृति में उस माला को पहना था। वहीं नॉर्मन पीटर की बात करें तो ये मानव अधिकारों का एक बल्ला लगाकर इनका साथ देने के लिए आया था। ऐसा इसने इन सभी ने इसीलिए किया था क्योंकि अमेरिका में जो एफ्रो अमेरिकी थे उनके साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव होता था। नागरिक अधिकारों का जो आंदोलन चल रहा था अमेरिका में, उसके लिए, उस आंदोलन के लिए पूरी अंतर्राष्ट्रीय बरादरी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए इन्होंने इस तरह का किया और इनका साथ दिया। जो पीटर नॉर्मन थे जो ऑस्ट्रेलिया के थे उन्होंने इसमें इनका सहयोग किया। तो इस तरह से जब पूरी दुनिया का ध्यान इनके इस तरह आया तो उन्होंने इस स्थान के जरिए अपने जो मांगें थीं वो पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह से अमेरिका में जो अश्वेत लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो बाद में जो ओलंपिक कमेटी थी उस ओलंपिक कमेटी ने इन तीनों की इस हरकतों को ओलंपिक संघ या नियम के खिलाफ बताया, राजनीतिक बयानबाजी बताई, जिसके कारण दोनों को, टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस को, अपने पदक तीनों को ही वापस करने पड़े थे और इसके बाद इनको आजीवन ओलंपिक से बाहर कर दिया गया कि आप कभी भी नहीं खेल पाएंगे। साथ ही साथ जो पीटर नॉर्मन था इसको भी इसकी जो किया था, इनका साथ दिया था, उसकी सजा चुकानी पड़ी और इसको अगली बार जब जो ओलंपिक खेल होने थे उनमें भाग लेने से रोक दिया गया। तो अमेरिकी नागरिक आंदोलन क्या था? अमेरिकी नागरिक आंदोलन था जो 1954 में शुरू हुआ था और 1968 तक चला था। यह जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस अमेरिकी नागरिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ये जो पूरी घटना ओलंपिक में घटी वो इसी आंदोलन को लेकर घटी थी, क्योंकि अमेरिका में जो अश्वेत लोग थे उन लोगों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव होता था। तरह तरह से उनके साथ अत्याचार होते थे। उनकी चमड़ी के आधार पर, उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर गोरे और कालों के साथ हर तरह से भेदभाव किया जाता था। तो अपने साथ हो रहे अन्याय को दर्शाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बरादरी का ध्यान खींचने के लिए कि हमारे साथ देखिए अमेरिका में किस तरह के भेदभाव होता है, इसीलिए उन्होंने इस स्थान को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में चुना और वहां जाकर उन्होंने ये किया। तो इसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे थे और ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं
ये हमारे महात्मा गांधी से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे, यानी कि ये महात्मा गांधी के अहिंसावादी आंदोलन से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे। तो हमारे महात्मा गांधी, जैसा कि आपको पता है, महात्मा गांधी अहिंसा के जरिए आंदोलन लड़ते थे। तो इनका भी जो आंदोलन था, अमेरिकी नागरिक आंदोलन, यह आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था, क्योंकि ये महात्मा गांधी से विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे। और ये जो आंदोलन चला रहे थे अमेरिका में 1954 से लेकर 1968 के बीच में जो आंदोलन चलाया, यह जो आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की गई थी। यानी किंग लूथर जो थे, महात्मा गांधी के आदर्शों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे और जिसके आधार पर वो हिंसक आंदोलन चला रहे थे। अमेरिका में जो अश्वेत लोग थे, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसे खत्म करने के लिए ये किंग मार्ट जो लूथर थे, वो क्या कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे। और बिल्कुल ही शांत और अहिंसक ये आंदोलन था, यानी इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की गई थी। लेकिन आगे चल के 1965 में किंग लूथर जो थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद यह जो अमेरिकी नागरिक आंदोलन है, ये पूर्णतः एक नए रूप में सामने आता है। यानी कि अब यह आंदोलन अपनी शक्ल को पूरी तरह से परिवर्तित कर चुका है। अब यह आंदोलन कन्वर्ट हो चुका है अश्वेत शक्ति आंदोलन में। यानी कि यह जो आंदोलन है अब अश्वेत शक्ति आंदोलन में बदल चुका है। और यह जो अश्वेत शक्ति आंदोलन था 1966 से 1965 के बीच तक चला। यानी कि 1966 से लेकर 1965 के बीच तक यह आंदोलन चला। यह आंदोलन पूर्णतः अमेरिकी नागरिक आंदोलन से भिन्न था। यानी कि जो अमेरिकी नागरिक आंदोलन जो था वो पूर्णतः अहिंसक था, उसमें हिंसा को कोई जगह नहीं दी गई थी। वहीं अश्वेत शक्ति आंदोलन पूरी तरह से हिंसक था, उग्र था। यह अश्वेत लोगों की मांगों को मनवाने के लिए किसी भी तरह के उग्र प्रदर्शन को कर सकता था, यानी यह हिंसा से भी परहेज नहीं करता था। तो इस तरह से जो अश्वेत शक्ति आंदोलन था वो अमेरिकी नागरिक आंदोलन से पूर्णतः भिन्न था, उग्र था और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उग्र प्रदर्शन भी करता था, हिंसा को भी करने से नहीं चूकता था। तो ये अमेरिका में अश्वेत लोगों के द्वारा चलाए गए कुछ आंदोलन थे, जिसकी कहानी हमने यहाँ पर पढ़ी। अपने समुदाय के लोगों के लिए अपने साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको पाने में इन्होंने सफलता पाली, यानी कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफलता पाली। और पूरी दुनिया को पता चल गया कि जो अमेरिका पूरी दुनिया में लोकतंत्र का ढोल बजाता फिरता है, उसके अपने यहाँ पर लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव होता है। तो इसके बाद उनके जो पदक थे वो वापस ले लिए गए। और ये जो दोनों थे उसके बाद 2006 में जब पीटर नॉर्मन की मृत्यु हो जाती है तो ये दोनों के दोनों, टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलिस, इसकी अर्थी को कंधा देने जाते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पीटर नॉर्मन था, अश्वेत था, एफ्रो अमेरिकी भी नहीं था, फिर भी वो क्या कर रहा था, उनसे एक तरह से जुड़ाव का लगाव महसूस कर रहा था, क्योंकि वो भी लोगों के मानव अधिकारों के हित की बात करता था। इसलिए ये इसको कंधा देने चले गए। इस तरह से हमने देखा कि जो ये दोनों तीनों खिलाड़ी थे, जो सामाजिक विविधता का जो हल्ला बोल कर रहे थे, अन्याय के खिलाफ जो लड़ रहे थे, समाज में जो विभाजन था उसके लिए ये अपने तरीके से क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। क्या लोगों में सिर्फ और सिर्फ नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर ही भेदभाव होता है? क्या लोगों में कोई और भेदभाव का तरीका नहीं है? तो लोगों में और भी कई तरीके होते हैं जिसके आधार पर वो अपने आप को भिन्न समझते हैं, अलग समझते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर चमड़ी के आधार पर गोरे और काले के बीच में भेदभाव किया जाता है, वहीं हमने पिछले अध्याय में जो देखा था, यह जो विभाजन है
क्षेत्रीय आधार पर भी हो सकता है, भाषा के आधार पर भी हो सकता है और धर्म के आधार पर भी हो सकता है। हमने बेल्जियम में देखा, हमने श्रीलंका में देखा, वहां भी यह कई तरह से विभाजन हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति होती कैसे है, यानी समाज में ये सारा भेदभाव आता ही क्यों है, जिसके कारण ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो इनके आने का कारण क्या है? तो कुछ एक कारण हैं जिनके कारण समाज में भेदभाव की उत्पत्ति होती है। तो पहला है, अधिकांश सामाजिक अंतर जो होते हैं वो जन्म के आधार पर होते हैं, यानी जन्म किस परिवार में होगा, किस समुदाय में होगा, ये हमारे अपने बस में नहीं होता। सामान्यतः जिस समुदाय में हमारा जन्म होता है उसी समुदाय को हम क्या कर लेते हैं, अपना समुदाय मान लेते हैं। जो जन्म के आधार पर सामाजिक अंतर होते हैं उन्हें दैनिक जीवन में हम अपने द्वारा अनुभव करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बड़ा हो या छोटा हो, सभी की चमड़ी का जो रंग होता है वो अलग अलग होता है, सभी की जो क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इस तरह का जो भेदभाव हो है वो हम अपने दैनिक जीवन में हर समय अनुभव करते हैं। पर सारे जो अंतर होते हैं, सारे जो भेदभाव होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे भेदभाव जो होते हैं वो जन्म के आधार पर ही हो। कुछ सामाजिक अंतर जो होते हैं वो हमारी अपनी पसंद के ऊपर होते हैं। हम अपने आप तय करते हैं कि हमारे बीच में जो अंतर हैं वो कैसे हैं। जैसे मान लीजिए एक पिता किसी धर्म का है, किसी धर्म के आचरण के साथ जीता है, जीवन यापन करता है, जरूरी नहीं है कि उसके जो बेटे हैं वो उसी के धर्म को आचरण करें, पिता के धर्म को ही माने। वो अपने अनुसार किसी अदर धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए, एक पिता है और वो कोई कार्य करता है, इसके दो पुत्र हैं, एक ये और एक ये, दो पुत्र हैं, तो जरूरी नहीं कि दोनों पुत्र वही कार्य करें जो पिता करता है। ये अपने आप अलग पेशा चुन सकता है, यह अपना अलग पेशा चुन सकता है। तो इन्हें चुनने की इनकी अपनी पसंद है, अपनी स्वतंत्रता है। तो इस तरह से हम कहें कि जो अधिकांश सामाजिक अंतर होते हैं वो जन्म के आधार पर होते हैं, पर सभी नहीं होते। कुछ अंतर जो होते हैं वो हमारी पसंद, हमारे चुनाव पर निर्भर करते हैं। जिस पेशे को हम चुनते हैं वो हमारे लिए पेशा बन जाता है और दूसरे के साथ हम अपने से उसको अलग समझते हैं। तो इस तरह से कुछ जो सामाजिक अंतर होते हैं जन्म के आधार पर होते हैं और कुछ हमारी पसंद के आधार पर होते हैं। अब बात करें जो सामाजिक विभाजन, जो सामाजिक अंतर हैं वो सामाजिक विभाजन नहीं बनते। हम देखें कि ये जो सारे अंतर हैं, सामाजिक विभाजन जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, ये सारे जो विभाजन हैं वो सामाजिक विभाजन नहीं बनते। वैसे तो सामाजिक विभाजनों में भेदभाव के आधार पर टकराव होता रहता है, लेकिन यह टकराव सभी जो सामाजिक अंतर हैं वो सामाजिक विभाजन में नहीं बदलते। कभी कभी ये जो सामाजिक विभाजन हैं एक पुल की तरह कार्य करते हैं। इनमें जो टकराव होता है उस टकराव को कम करते हैं। जैसे आप यहां देखिए, आप देखेंगे कि पीटर नॉर्मन जो मूलतः ऑस्ट्रेलिया का है और श्वेत है, वहीं हम देखें टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस, ये दोनों एक तरह से एक हैं क्योंकि ये दोनों एफ्रो अमेरिकी हैं और इनकी चमड़ी का रंग जो है वो काला है, लेकिन यह ना तो एफ्रो अमेरिकी है और ना ही ये अश्वेत है। तो फिर ये कैसे इनका साथ देता है? यानी कभी कभी जो सामाजिक विभाजन है अपने समूह से बाहर के समूहों के साथ अनुभव भी किए जाते हैं। अपने समूह से बाहर जो भेदभाव होता है, दूसरे समूहों में जो असमानताएं होती हैं उनके लिए भी भेदभाव किया जाता है। तो यही हुआ इनके केस में। जो पीटर नॉर्मन थे उनको लगा कि अमेरिका में जो एफ्रो अमेरिकियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो ठीक नहीं है।
ये ना तो इनके समुदाय से थे ना इनके देश से थे, फिर भी इन्होंने क्या किया, एक संबंध स्थापित किया, क्योंकि यह भी मानते थे कि इनके साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो इस तरह से हम देखें, वैसे तो ये क्या थे, इनमें सामाजिक अंतर था, लेकिन यह सामाजिक अंतर हर बार टकराव की स्थिति पैदा नहीं करता है। कभी कभी अपने समुदाय से अलग के लोगों के साथ भी ये जोड़कर चलता है। तो इस तरह से हम देखें कि कभी कभी जो सामाजिक विभाजन है एक पुल की तरह कार्य करता है। देखिए, दूसरी तरफ हम देखें कि क्या होता है, कभी कभी एक ही धर्म के जो लोग होते हैं एक साथ नहीं रह पाते। मान लीजिए एक धर्म है ईसाई, और ईसाई की अलग अलग शाखाएं हैं, एक कैथोलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है। एक ही धर्म के हैं, लेकिन इनके पंथ और जाति के आधार पर ये आपस में बटे हुए हैं। एक ही धर्म के होने के बावजूद भी ये एक साथ नहीं रह सकते। तो ऐसा होता है कि ये जो सामाजिक विभाजन है, यहां पर क्या हो जाता है, ये सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। और कहीं कहीं हम देखेंगे कि अलग अलग धर्मों के लोग एक ही विचार पर सहमत हो सकते हैं, उनके विचार एक ही हित के हो सकते हैं। ऐसे में वहां पर ये जो टकराव है एक पुल का काम करने लगता है। जैसे एक ही परिवार के अमीर और गरीब व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते, उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हम एक समुदाय के होने के साथ साथ अलग अलग समूह के विचारों से भी प्रेरित होते हैं। तो इस तरह से ये सारे तरीके हैं जिसके कारण समाज में भेदभाव की उत्पत्ति होती है। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे की बात है कि सामाजिक जो अंतर होता है वो सामाजिक विभाजन कब बन जाता है। यानी हमने यहां पर देखा कि सामाजिक जो अंतर है हर बार विभाजन नहीं बनता है, कभी कभी वो पुल के रूप में भी कार्य करता है, जैसे हमने पीटर नॉर्मन के केस में देखा। अब हम बात करते हैं जो सामाजिक अंतर है, जो समाजों में अंतर है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो वो सारे के सारे अंतर सामाजिक विभाजन का रूप कब ले लेते हैं, कब सामाजिक अंतर विभाजन का रूप ले लेता है। यानी कि सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिवीजन, यानी सोशल डिफरेंसेस कब सोशल डिवीजन का रूप धारण कर लेता है। तो इसकी दो परिस्थितियां बनती हैं, दोनों परिस्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली परिस्थिति है किसी एक सामाजिक अंतर का अन्य से बड़ा हो जाना, यानी कि समाज में कई सारे अंतर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक अंतर अन्य सारे अंतरों से बड़ा हो जाए तो सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। यानी कि ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंसेस, एक समुदाय का, एक सामाजिक अंतर का दूसरे सामाजिक अंतर से बड़ा हो जाना। तो इसके लिए आप एक एग्जाम्पल लें, वो है अमेरिका में श्वेत और अश्वेत। हम देखें कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेतों के बीच बड़े पैमाने पर भेदभाव